गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी। सो डिस्कस करते हैं आज के टॉपिक्स हैं और संडे के जो बहुत ही कम टॉपिक्स थे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सो EUA के बारे में, व्हाट इज़ बेसिकली EUA EUA के बारे में, ठीक है। सो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल, फिर आपका एक टर्म है पायरोप्टोसिस क्या है, एपिजेनेटिक नॉइज़ क्या है, ये कुछ टर्म्स हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे। नर्सिंग एजुकेशन, डैम्स अलोंग हिमालय, एयर पोल्यूशन, कुछ छोटी न्यूज़ है और आखिर में मेंस का क्वेश्चन है। सो दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। इंडिया के टॉप 80+ एजुकेटर से आप लाइव पढ़ सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल जनवरी फर्स्ट वीक से आपका शुरू हो रहा है। इसके अलावा कई सारे कोर्सेज आपके ये आप देख सकते हो। ये आपका 6 मंथ GS बैच कोर्स है फॉर UPSC CSC प्रीलिम्स 2020, बायलिंगुअल में बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके बैच कोर्सेज हैं, ठीक है। 2023 के लिए है, हिंदी में है, बायलिंगुअल में है, टोटल इंग्लिश में है। सो बहुत सारे आपके बैच कोर्सेज हैं। इन बैच कोर्सेज को आपको मिस नहीं करना है। आप एक प्लान्ड प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे 14 दिसंबर से शुरू हो रहा है ना। अलग अलग बैच कोर्सेस आपके शुरू हो रहे हैं। रिमेंबर टू यूज़ दिस कोड SP लाइव। इस SP लाइव कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो और उसके बाद इन बैच कोर्सेज को और मेरे कोर्सेज को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, चाहे वो करंट अफेयर्स के हों। आपको मेरी स्पेशल क्लास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। स्पेशल क्लास आज आपकी है भी 9:30 PM को mRNA वैक्सीन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैक्सीन है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहला टॉपिक देखते हैं, कैन वैक्सीन विथ EUA बी यूज्ड एट अ पॉपुलेशन लेवल। सो यहाँ पे कई सारे ऐसे इश्यूज़ हैं, जैसे अगर आपने सुना होगा कि जो फाइज़र कंपनी है उसने mRNA वैक्सीन को अप्रूव किया है फॉर इमरजेंसी यूज़ के लिए अप्रूव किया गया है। UK, बहरीन, कनाडा, मैक्सिको, US। इस इमरजेंसी यूज़ के तहत सर्टेन जो सेक्शन हैं उनको वैक्सीन आपकी प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन इंडिया में इसका अप्रूवल नहीं मिला है बिकॉज ऑफ जो डेटा है, डेटा रिलेटेड विथ सेफ्टी एंड एफिकेसी। मतलब जो डेटा इंडियन पॉपुलेशन पर मान लो जो टेस्टिंग करनी चाहिए थी तो उसमें जो डेटा की कमी, इस वजह से इंडिया में अप्रूवल नहीं मिला है, ठीक है। ये एक बड़ा फैक्टर है। सो वैक्सीन्स टेस्टेड एंड मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया वुड टेक अ लिटिल लॉन्गर। जो भी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही हो सकता है उस पर अभी फ़िलहाल कुछ समय और लगे। अभी जो इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल होगा तो हो सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स या जो वॉलंटियर्स हैं जिनके लिए इमरजेंसी यूज़ के लिए अलाउ किया जाए, जिससे कि क्योंकि टारगेट आपका क्या होता है, टारगेट मेनली क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन को एक साथ वैक्सीन दी जा नहीं सकती है, इसलिए क्रिटिकल मास ऑफ द पीपल उनको प्रोवाइड की जा सकती है वैक्सीन स्टार्टिंग में। उसके बाद जिससे कि जो ट्रांसमिशन है इस वायरस का उसको काफ़ी हद तक रोका जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। सो ये एक एंगल आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक ये बहुत ही छोटा सा आपका है कोरल्स के ऊपर, और इसको आप बहुत जगहों पे मेंशन कर सकते हो। GS पेपर 3 के लिए, एनवायरनमेंट सेक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक टर्म मेंशनड है, वो है पायरोप्टोसिस, ठीक है। सो ये जो टर्म है पायरोप्टोसिस, ये ऐसा प्रीलिम्स में प्रश्न बन सकता है और कई जगहों पे आप इसको आर्गुमेंट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि स्टैटिक एंगल में आप इस सबको नहीं देख पाओगे, वो नहीं पढ़ पाते हैं ये सब चीज़ें, क्योंकि अभी हाल में ही रिसर्च पब्लिश हुई थी। यहाँ पे कहा गया है कि जो कोरल्स हैं, कोरल्स में जो एनवायरमेंटल स्ट्रेस है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस का मतलब क्या है, जो प्रिवेलेंट टेम्परेचर है, प्रिवेलेंट वाटर की सैलिनिटी है, कोई भी ऐसा सिचुएशन अगर चेंज होता है, जो चेंज आपका ये सिचुएशन चेंज हो रहा है एनवायरनमेंट में, या फिर आप कह सकते हो कि सपोज करो जो जिन एरियाज़ में मैराइन एनवायरनमेंट में, समुद्र में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो जो कोरल्स वहाँ पे हैं उन कोरल्स में ये देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देयर इज़ अ फॉर्म ऑफ इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ की बात की गई है। सो अगर व्हेन यू टॉक अबाउट कोरल्स भी क्या है, कोरल्स भी एक लिविंग सिस्टम का ही हिस्सा है, ठीक है। कोरल्स भी क्या है, दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लिविंग सिस्टम। वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी भी बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। उन सेल्स के अंदर बिकॉज ऑफ दीज एनवायरमेंटल स्ट्रेस आपका जो सेल डेथ हो रही है और उस वजह से कोरल्स की भी डेथ हो सकती है। तो ये जो फेनोमेना है इसको कहा गया है पायरोप्टोसिस। जो इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ है उसको हम पायरोप्टोसिस कहते हैं। अब देखो इन्फ्लेमेशन एक इन जनरल अगर आप समझो तो आप ये समझ सकते हो कि जो एक प्रकार का सूजन आ जाना, ठीक है, मतलब जैसे हमारी बॉडी के में भी कोई भी वायरस बैक्टीरिया अगर अटैक करता है तो हमारा बॉडी भी एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देता है,
ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट रेस्पॉन्स कई बार टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। इसी तरीके से कोरल्स के अंदर जो सेल्स हैं वो भी दे ऑल्सो गो थ्रू दिस इन्फ्लेमेटरी सेल डेथ, ठीक है, जिसे पायरोप्टोसिस कहा जा रहा है, ठीक है। सो ये आपका स्टडी पब्लिश की गई है, और स्टडी इन साइंस डॉक्यूमेंट्स अ सिमिलर Gerster-Min mediated cell death in reef building corals. This may be a result of environmental stress. ये बेसिकली देखा जाए तो वी कैन से कि environmental stress की वजह से हो रहा है. This is mediated by the protein family Gerster-Min that form pores. So ये एक प्रोटीन है जिसकी वजह से ये आपका हो रहा है. सब कुछ क्यों हो रहा है? Because of this environmental stress. एनवायरमेंटल स्ट्रेस मतलब जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है उस वजह से ये प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सेल डेथ ऑफ दिस कोरल, जिसके लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एक इस आर्टिकल के अंदर अगर आप देखोगे देयर इज अ टर्म कॉल्ड एपिजेनेटिक्स, ठीक है, एपिजेनेटिक्स एंड एपिजेनेटिक नॉइजेस। ये भी प्रीलिम्स में आपका प्रश्न बन सकता है। एपिजेनेटिक का मतलब क्या है? जब व्हेन यू टॉक यूज दिस वर्ड, व्हेन यू टॉक अबाउट दिस वर्ड एपिजेनेटिक्स, ये क्या है? इट इज़ अ स्टडी ऑफ हेरिटेबल चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन। देखो बहुत सिंपल सी बात है, हमारा जो बॉडी है वो बॉडी किसका बना होता है? आपका ये जो बॉडी है ये बहुत सारी जीन्स मतलब सेल्स हैं, सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोजोम है, उसके बाद डीएनए है, डीएनए के सेगमेंट को वी कॉल इट एज जीन। इन जीन के एक्सप्रेशन, ये जो जीन है इन जीन के एक्सप्रेशन के बेसिस पर हमारे कई जो फिजिकल फीचर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। सो मतलब पूरा जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है आप ये कह सकते हो जीन का जो एक्सप्रेशन है वो कंसिडर होंगे जीनोटाइप के अंदर, और उससे रिलेटेड जो फिजिकल बिहेवियर या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आप कह लो फिनोटाइप्स, ठीक है। ये पॉइंट आपको, तो कई बार क्या होता है कि आप, क्योंकि क्या है कि आपका हाथ कैसा है, आपके हाइट कितनी है, ये सब फैक्टर जेनेटिक लेवल पर निर्भर करता है। नोज़, आईज, हेयर्स, हर चीज़ जीन पर जीन एक्सप्रेशन पर निर्भर करता है, सिंपल सी बात है। अब कई बार क्या होता है कि हमारे शरीर में जो फिनोटाइप है मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस या फिजिकल जो चेंजेस हैं वो हो जाते हैं और जेनेटिक लेवल पे कोई बदलाव नहीं होता। तो ये जो एक बदलाव होता है कि जेनेटिक लेवल पे जीन एक्सप्रेशन में बदलाव नहीं, लेकिन फिनोटाइप में आपको बदलाव देखने को मिलता है, वी कॉल दिस एज एपिजेनेटिक्स, ठीक है, इसको हम एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सो एपिजेनेटिक्स चेंजेस की बात अगर आप करोगे, डू नॉट इन्वॉल्व चेंजेस टू द अंडरलाइन डीएनए सीक्वेंस, अ चेंज इन फिनोटाइप विदाउट चेंज इन जीनोटाइप। ये टर्म आपको इस्तेमाल करना है, विदाउट चेंज इन जीनोटाइप यू हैव ए चेंज इन फिनोटाइप। एपिजेनेटिक चेंज इज अ रेगुलर एंड नेचुरल ऑकरेंस बट कैन ऑल्सो बी इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एज, एनवायरमेंटल, लाइफस्टाइल, डिजीज। ये बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलता है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से एपिजेनेटिक्स आपको देखने को मिलती है। अभी हाल में ही ये रिसर्च पब्लिश हुई है, रिप्रोग्रामिंग टू रिकवर यूथफुल एपिजेनेटिक इन्फॉर्मेशन। इसमें एक टर्म इस्तेमाल किया गया एपिजेनेटिक नॉइज, ठीक है, एपिजेनेटिक नॉइज। तो यहाँ पे कहा गया कि अगर है ना, यहाँ पे कहा गया कि कॉज ऑफ एजिंग इज द एक्यूमुलेशन ऑफ एपिजेनेटिक नॉइज दैट डिसरप्ट द जीन एक्सप्रेशन पैटर्न लेंडिंग टू चेंज इन इनहेरेंट डीएनए फंक्शंस। सो धीरे धीरे ये जो एपिजेनेटिक चेंजेस होते हैं शरीर में ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं और कहीं ना कहीं ये भी जो हमारे शरीर में जीन्स का जो एक्सप्रेशन है उसको भी अफेक्ट करते हैं और फिर आप कह सकते हो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू वी कैन से कि एजिंग का जो फेनोमेना है वो भी देखने को, मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपके बॉडी के जो सेल्स हैं, अलग अलग बॉडी का जो हिस्सा है उनमें विथ एजिंग समय के साथ साथ अगर आप देखोगे बदलाव होता चला जाएगा और उसमें सर्टेन चेंजेस एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे विद द इवोल्यूशन। मतलब आप ये भी कह सकते हो कि एज जैसे जैसे इंक्रीज होती रहेगी तो ये कुछ चेंजेस एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे जिसे एपिजेनेटिक नॉइजेस कहा जा रहा है, जो कि फर्दर रिस्पॉन्सिबल होगा एजिंग के लिए। सो अगर कोई भी फैक्टर है, जैसे अगर जेनेटिक लेवल पे कुछ बदलाव हो जाता है, वहाँ पे अगर हम उस जीन में चेंज कर दें, जो जेनेटिक लेवल पे बदलाव है अगर उस जीन पे हम चेंज कर दें तो एजिंग जैसी प्रॉब्लम को मतलब टैकल किया जा सकता है। मतलब ऐसा नहीं कि मॉर्टल हो जाए कोई, मतलब एजिंग की जो इशू जो सेल्स की जो एजिंग है उसको थोड़ा सा अरेस्ट और रिवर्स किया जा सकता है। तो ये कई सारी आपकी स्टडी हुई है, खासतौर से अभी आइस से रिलेटेड इसमें रिसर्च पब्लिश है, वो हमारे काम का नहीं है। नेक्स्ट है एक नया बिल आपका आने वाला है
जो कंसिडरेशन में है नेशनल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कमीशन बिल, जो कि ये जो बिल है ये इंपॉर्टेंट है, आपका आ सकता है, मतलब जीएस पेपर 2 के अंदर आपका प्रश्न इसमें बन सकता है। डायरेक्टली बिल के प्रोविजंस आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन ये जब बिल आएगा इसके प्रोविजंस आएंगे तब तो हम डिस्कस करेंगे। बट इसमें ओवरऑल एक पिक्चर दिया गया है नर्सिंग एजुकेशन में। जैसे अगर आप हॉस्पिटल में जब जाते हो तो वहाँ पे एक तो डॉक्टर है और एक नर्सिंग स्टाफ होता है, तो उससे रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स इस आर्टिकल के अंदर दिए हुए हैं और अच्छे मतलब यूनिक टॉपिक है, तो ऐसे टॉपिक इंपॉर्टेंट भी आपके होते हैं। सो ईयर 2020 को भी डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ। तो ये भी आप नोटिस कर सकते हो। इसे भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार क्या जो मेंस होगा उसमें आपका इस पर प्रश्न बन जाए, अगर इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं होगी, क्योंकि अभी ये आर्टिकल बहुत समय में आपका आया है कि ईयर 2020 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्स एंड मिडवाइफ है। सो यहाँ पे इनसे रिलेटेड प्रश्न आपका इजीली जो है वो फ्रेम हो सकता है। सो इंडिया नर्सिंग वर्कफोर्स की अगर आप बात करो, अबाउट 2/3 ऑफ इट्स वर्कफोर्स, पूरा हेल्थ केयर की बात करो तो 2/3 जो है वो नर्सिंग स्टाफ ही है। रेशियो ऑफ 1.7 नर्सेस पर 1000 पॉपुलेशन, 43% लेस देन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्म्स। इट नीड्स 2.4 मिलियन नर्सेस टू मीट द नॉर्म्स। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स को भी अगर हमें मीट करना है, इंडिया की बात की जाए, इतने नर्सेस की हमें ज़रूरत होगी। इसके अलावा लो नंबर ऑफ नर्सेस, सेक्टर इज डॉग्ड बाय स्ट्रक्चरल, कई स्ट्रक्चरल चैलेंजेस हैं, ट्रेनिंग उनकी प्रॉपर नहीं होती है। उसके बाद कई जो नॉन स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिसेस हैं। आपका जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, इट रेगुलेट द नर्सिंग एजुकेशन थ्रू प्रिस्क्रिप्शन, इंस्पेक्शन, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन। तो ये आपकी एक काउंसिल भी है, इंडियन नर्सिंग काउंसिल, जो कि ये पूरा का पूरा जो नर्सिंग एजुकेशन है उसको रेगुलेट आपका करती है। तो इसके रेगुलेशन पर भी क्वेश्चन एराइज होते हैं। लगभग 91% जो नर्सिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो प्राइवेट है और पुअरली रेगुलेटेड हैं। करंट जो नर्सिंग एजुकेशन है वो आउटडेटेड है, उसमें भी अपडेट करने की आपकी ज़रूरत है। और अभी जो प्रेजेंट नीड्स हो रही हैं वो उनको भी पूरा करना के लिए इस पर चेंज करनी ज़रूरी है। अब जैसे नर्सिंग का किसी ने डिप्लोमा लिया है, किसी ने ग्रेजुएट किया, कोई पोस्ट ग्रेजुएट किया, तो वर्क का डिफ्रेंसिएशन भी हॉस्पिटल्स में नहीं होता है। और अगर वर्क का डिफ्रेंसिएशन क्योंकि नहीं होता है तो जो डिप्लोमा कर रहा है वो भी वही काम कर रहा है, जिसने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो भी वही काम कर रहा है। सो इसलिए फिर लोग फर्दर स्टडी भी नहीं करते। तो ये कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो वास्ट इनइक्विटीज़ इन देयर डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ज़्यादातर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी हैं वो सदर्न इंडिया में हैं, लगभग 62%। ज़्यादातर जो नर्सेस हैं पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ सेक्टर में हैं वो डिप्लोमा होल्डर्स हैं। यहाँ पे ज़रूरी है कि देर इज़ अ नीड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिप्लोमा, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएटेड नर्सेस। उनका पे, पैरिटी, प्रमोशन से रिलेटेड जो है ये सब नज़र रखना ज़रूरी है। किसी ने डिप्लोमा है तब भी उसको उतनी सैलरी मिल रही है, वहीं पे काम कर रहे हैं, कि वो पोस्ट ग्रेजुएटेड है वो उसको भी सेम चीज़ फेस करना पड़ रहा है, तो क्यों कोई पोस्ट ग्रेजुएट करेगा। उसके बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर सपोज करो कुछ ऐसा केस हो जाता है हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसके लिए नर्सेस लायबल नहीं है, उसके लिए डॉक्टर ही लायबल है, मतलब वो रेस्पॉन्सिबल है। अगर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसके साथ कुछ ऐसा गलत हो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत वो रीच करता है तो उसके लिए डॉक्टर आपका लायबल है। उसके बाद और भी कई पॉइंट्स है। गवर्नेंस ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एंड प्रैक्टिसेस मस्ट बी क्लैरिफाइड एंड, है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट ऑफ 1947 को उसको अमेंड करना चाहिए और क्लियर नॉर्म्स उस पर डिफाइन करना चाहिए। जो नर्स टू पेशेंट रेशियो डिफाइन करना चाहिए, स्टाफिंग नॉर्म्स, सैलरीज, ये सब नर्स की पूरा चेंज होने का ज़रूरत है और उसको चेंज करने का आपको इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट ऑफ 1947 में बदलाव लाना चाहिए। उसके बाद जो जुरिडिक्शन है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का, उसको एक्सप्लेन करना चाहिए और जो ये काम करे वो एक कोऑर्डिनेटेड वे में, सिनर्जेटिक वे में काम करे, चाहे वो, है ना। तो यहाँ पे स्टेट लेवल पे जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल्स हैं और इंडियन नर्सिंग काउंसिल है, तो ऐसा नहीं कि वो अलग अलग काम कर रहे हैं, साथ में काम करना जरूरी है। उसका नेशनल नर्सिंग और मिडवाइफरी कमीशन बिल करेंटली अंडर कंसिडरेशन, और ये कहा गया है कि पॉसिबिलिटी है कि इस इशू को पूरा एड्रेस किया जाए, ठीक है। जो बिल आपका आएगा, जब ये बिल आएगा तो उसके प्रोविजंस हम अलग से डिस्कस करेंगे, बट इस साल के मेंस में बहुत पॉसिबिलिटी है कि ऐसे अनटच्ड टॉपिक पर प्रश्न आपको मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपको, जैसे मैंने आपको कई बार हाईलाइट भी किया है कि द कंसेप्ट नाम से एक चैनल इज़ लॉन्च्ड, इट इज़ अंडर अनअकैडमी ओनली, और इसमें जो मेरे सेशंस हैं वो आपके आएंगे, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस के सेशंस हो, बट आई एम वेटिंग। मैंने आप सभी से रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ टेक द मतलब आपको सब्सक्राइब करना है। अभी अराउंड 4.5 के सब्सक्राइबर हुए हैं,
ठीक है। आई एम होपफुल कि इस आज जो है ये जो बैरियर है क्रॉस हो जाए, क्योंकि 10K सब्सक्राइबर के बाद आई विल बी एबल टू टेक द फर्स्ट वीडियो इन दैट चैनल। ठीक है, पहला वीडियो आपका उस चैनल पे शुरू हो जाएगा। सो आई रिक्वेस्ट ईच ऑफ यू कि आप लोग जाएँ और इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप सेशन देख रहे हो उसके नीचे आपको मिल जाएगा, और ग्रुप जो है डेली डोज विद S.Pandey SP करंट अफेयर्स में भी आपको इस चैनल का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं ना, इट विल हार्डली टेक लेस देन 1 सेकेंड। तो चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट बहुत अच्छा आर्टिकल, मतलब ये पूरे महीने का बहुत अच्छा आर्टिकल आप कह दो, पूरे महीने का भी अगर आप काउंट करो तो वो वन ऑफ द बेस्ट आर्टिकल्स होते हैं। इन्हें कहते हैं आर्टिकल्स। ये होते हैं जो कि आपके सिलेबस के कोर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ज्योग्राफी से रिलेटेड इनमें ही प्रश्न भी बनते हैं। अगर आजकल जो यूपीएससी बहुत ही ऐसे क्वेश्चंस जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके लिए फ्रेम करते हैं वो इन्हीं पर बेस्ड होता है, इन्हीं इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड होता है जो इसमें आर्टिकल्स लिखे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट इसका क्या है, पहले चीज़ तो आप ध्यान रखो, जीएस पेपर 3 जीएस पेपर 1 दोनों में, ज्योग्राफी के अंदर, आईआर के अंदर, जीएस 2 के अंदर भी इसमें इंटरलिंक करके प्रश्न बन सकता है। एनवायरमेंट के अंदर भी प्रश्न आपका जीएस पेपर 3 के अंदर इसमें फ्रेम हो सकता है। कंटेक्स्ट क्या है, इसके पीछे जो कंटेक्स्ट है वो ये है कि जो हिमालय के अलोंग जो डैम्स कंटिन्यूसली बनाए जा रहे हैं, खासतौर से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, और चाइना ने भी प्रपोज कर दिया कि हम डैम बनाएंगे, और इस वजह से जो हिमालयन इकोलॉजी पर बहुत अधिक अफेक्ट पड़ेगा। वो कितने ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि वो जो हिमालयन बेल्ट है वो काफ़ी ज़्यादा सिस्मिक है, वहाँ पे अर्थक्वेक आने की बहुत पॉसिबिलिटी है। 100 साल अगर आप देखोगे तो 100 साल में बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक आपके आए हैं। तो ये जो डैम आप बनाओगे ये वो उसको आप कह सकते हो कि बड़े अर्थक्वेक को वो होल्ड नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डैमेज होगा, और उस डैम को बनाने के लिए आप वहाँ की पूरी इकोलॉजी को चेंज कर दोगे, तो उससे भी अलग बायोडाइवर्सिटी पर जो है इम्पैक्ट आपका पड़ेगा। तो इसमें अलग अलग बातचीत की गई, वो देखते हैं। चाइना अनाउंस्ड दैट इट इज़ प्लानिंग टू बिल्ड अ मेजर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 14 5-year प्लान के तहत ऑन यारलुंग जांगबो, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर में ये डैम बनाएंगे। हाइड्रो पावर जनरेशन स्टेशन, उसके अकॉर्डिंग ये डैम जब बनेगा 300 बिलियन किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस करेगा। इवन चाइना अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए बहुत से कदम उठा रहा है। अगर आपको पता हो तो आर्टिफिशियल सन के बारे में मैंने एक आपसे डिस्कस किया था। आर्टिफिशियल सन कमेंट सेक्शन में लेट मी नो व्हाट इज़ आर्टिफिशियल सन। तो आर्टिफिशियल सन भी उसने क्रिएट किया है चाइना ने। अब ये हाइड्रो पावर की तरफ भी मूव कर रहा है। उसका ये मानना है कि अगर अब उसकी जो डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल के ऊपर, अगर वो डिपेंडेंसी उसकी रिड्यूस हो जाती है ना, तो फिर उसका जो एम है कि हम कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ मूव करेंगे बाय 2060, वो एम वो अचीव कर सकता है। दूसरा कहा गया कि ये जो सुपर डैम प्रोजेक्ट्स है ये एक तरीके से जियोलॉजिकली स्टेबल नहीं है, दे आर अनस्टेबल। इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि हाईली सिस्मिक जोन में वो लोकेटेड है, ऐसी जगह पे लोकेटेड है जहाँ पे बहुत बड़ा अर्थक्वेक आ सकता है। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी है कि बड़ा जो है अर्थक्वेक वहाँ पे आ गया, और अगर अर्थक्वेक आएगा तो बहुत बड़ा डैमेज क्रिएट आपका होगा। सो यहाँ पे क्या है कि इंडिया और चाइना को साथ बैठना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि इस तरीके के जो काम कर रहे हैं इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इधर से अगर इंडिया ने भी डैम बनाना शुरू किया, उधर वो भी कर रहे हैं। ये भी कहा गया कि दोनों के बीच में टेंशन इतना अधिक हो रहा है, तो फिर दोनों बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहे हैं, वो उधर से बना रहे हैं बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, हम इधर से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं। और इस वजह से जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर रोड बना रहे हो, कुछ ऐसा एयरक्राफ्ट की लैंडिंग के लिए कुछ बना रहे हो, तो वो सब क्या है, वो सारी चीज़ों के बनाने के लिए आपको पूरा बायोडाइवर्सिटी में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। वहाँ के लैंड यूज चेंजेस और लैंड पैटर्न पे आपको बदलाव करने पड़ेंगे, जिसका एक बहुत ह्यूज इंपैक्ट नेगेटिव आपका पड़ेगा। कई तरीके के अरुणाचल प्रदेश में भी आपके जैसे ब्रह्मपुत्र में क्या उसकी ट्रिब्यूटरीज में बना है, जैसे 600 मेगावाट का कामेंग प्रोजेक्ट है। बीचों में तेंगा रिवर पे 2000 मेगावाट का सुभानसरी लोवेल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है। दूसरे साइड में चाइना ऑलरेडी कंप्लीटेड 11 आउट ऑफ 55 प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे एकदम कंपटीशन सा चल रहा है कौन कितने डैम बना ले। हाई सिस्मिक जोन्स हैं, उसके बाद हाई पॉपुलेशन कंसंट्रेशन इन हिमालयन रीजन वेयर लैंडस्लाइड्स एंड ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड्स आर कॉमन। तो यहाँ पे ये भी आपको ध्यान रखना है, हाई सिस्मिक जोन है, पॉपुलेशन भी वहाँ है, ग्लेशियल यहाँ पे टर्म यूज है, मैंने पढ़ाया हुआ आपको। ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट का मतलब जो ग्लेशियर्स हैं उनकी मेल्टिंग होगी, मेल्टिंग के बाद मान लो आसपास कोई ऐसा गड्ढा सा होगा, पानी वहाँ इकट्ठा होगा। अगर उसमें पानी बहुत ज़्यादा होगा तो पानी इकट्ठा होते होते बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आसपास फ्लडिंग हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं
ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट। तो ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की एक प्रॉब्लम आपकी है, लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सिस्मिक मतलब जो ही हिमालयन के रीजन के अलॉन्ग जो सिस्मिक एरिया है तो वहाँ लैंडस्लाइड भी एक बड़ा इशू है। 15% जो ग्रेट अर्थक्वेक्स हैं 20th सेंचुरी की अगर देखा जाए वो हिमालयन रीजन में ही हुए हैं। तो ये भी आप देख सकते हो कि बहुत लगभग 8 ऐसे बड़े अर्थक्वेक आए हैं। नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय में सेवरल बहुत बड़े 7 बहुत मतलब 7 मैग्नीट्यूड से बड़े जो अर्थक्वेक है वो आपको देखने को मिले हैं। 1950 के अर्थक्वेक जस्ट साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन वाज 8.6 मैग्नीट्यूड। आप इमेजिन करो 8.6 मैग्नीट्यूड बहुत होता है, ठीक है। उसके बाद रिसेंट एग्जांपल देखो 2015 में गोरखा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड 7.8% इन सेंट्रल नेपाल, जिसकी वजह से बहुत ह्यूज लॉस हुआ इन द पावर सेक्टर। हैवी सिल्टेशन फ्रॉम जायंट लैंडस्लाइड एक्सपेक्टेड इन प्रोजेक्ट साइट्स हेड वाटर रीजन फॉर फ्यूचर अर्थक्वेक। तो यहाँ पे देखो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जैसे क्या होगा कि आप डैम बना रहे हो, अगल बगल पहाड़ बने हुए हैं, अर्थक्वेक आया, पूरी मिट्टी आपके डैम में चली गई, तो क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो सिल्टेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये भी है कि जहाँ जहाँ से ये आती हैं रिवर्स अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आते हैं, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे पार्टिकल्स, और वो डैम पे जाके इकट्ठा होता जाएगा। तो इससे फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस होगी, और यही जो सिल्ट कैरी करते हैं डैम्स मतलब रिवर के थ्रू वो दूसरे रिवर्स जो है आगे के एरिया में ले जाती हैं। जैसे जो भी लैंड एरिया में वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं और फिर वो एलुवियल सॉइल बनती है। तो अगर आपने डैम के थ्रू उसको होल्ड कर दिया तो फिर एलुवियल सॉइल का फॉर्मेशन भी इससे अफेक्ट होगा, ये भी माइंड में आपको रखना है, ठीक है। सो ये एक एंगल है। सो विदाउट अर्थक्वेक द स्टीप स्लोप मेड ऑफ सॉफ्ट रॉक्स आर बाउंड टू स्लाइड ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। तो लैंडस्लाइड की पॉसिबिलिटी बहुत है। डैम आपने बनाया और आसपास के पहाड़ ऊपर ऐसे ऐसे रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन हुआ, बारिश हुई, पानी सेचुरेट हुआ, और फिर क्या होगा वो पूरा का पूरा जो है वो आपके डैम में आ जाएगा। या आसपास के इलाके में जहाँ से रिवर आ रही है वहाँ पे पूरा का पूरा जो है ये सॉफ्ट रॉक के थ्रू और ये पूरा लैंडस्लाइड हो जाएगा। तो ये सब भी पॉसिबिलिटी आपकी है। एक्टिविटीज़ विल गेट इंटेंसिफाइड पार्ट ऑफ डैम बिल्डिंग। जैसे जैसे आप डैम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करोगे, डैम बनाओगे, डिफॉरेस्टेशन करोगे, तो ये सब पॉसिबिलिटी आपकी बन जाती है। उसके बाद अगर डैम की डिसिल्टिंग आप करते हो तो ये इकोनॉमिकली वाइबल भी नहीं है, और उसके लिए टेक्नोलॉजी की भी बहुत आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है। और दूसरा ये भी कहा गया वी डू नॉट नो हाउ रिजर्वायर विद देयर वाटर लोड वुड अल्टर द एग्जिस्टिंग स्ट्रेन ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये भी कहा गया है कि इतना बड़ा बड़ा जब डैम आप बनाओगे तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा अर्थ के ऊपरी सतह पर, ठीक है। अर्थ में डिफरेंट डिफरेंट आपकी लेयर्स है, और वो डिफरेंट लेयर्स हैं, जैसे अर्थ में ऊपरी सतह क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है। सो इतना बड़ा जो डैम है और उसमें जो पानी है इतना इकट्ठा कर रहे हो, तो वो ऊपरी सतह जो डैम की है, अर्थ की है, क्रस्ट जिसे हम कह रहे हैं, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये भी हमें नहीं पता है। तो ये सब बहुत बड़े आपके चैलेंजेस हैं। तो हिमालयन रेंज ट्रांसनेशनल माउंटेन है, मतलब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से आपके जाते हैं। उसके बाद एशियन क्लाइमेट के में भी उनका एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारी जो एशियन रिवर्स वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, आपकी ग्लेशियर्स भी है, ठीक है। सो अगर ये अंडर थ्रेट या उनका डिग्रेडेशन होगा या हो भी रहा है, चाहे ग्लेशियर्स की बात करो, ग्लेशियर्स की भी बात करोगे तो उनकी भी मेल्टिंग हो रही है। अगर इन्हीं ग्लेशियर से रिवर निकल कर आ रही हैं, उन्हीं रिवर्स के अलॉन्ग हमारे टाउन्स और ये शहर और ये सब बसे हुए हैं, तो अगर ये ग्लेशियर्स आपके अफेक्ट होंगे, अगर आप हिमालयन इकोलॉजी को बदलोगे, ग्लेशियर्स में मेल्टिंग आपकी होगी, मेल्टिंग होने की वजह से एक बार वो मेल्ट हो जाएंगे तो फिर दोबारा उनका फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर मेल्टिंग हो रही, फॉर्मेशन हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्योंकि बढ़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ग्लेशियर का फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा है लेकिन मेल्टिंग तेजी से हो रही है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इस वजह से क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो मतलब इसका काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो पॉपुलेशन रिवर के अलॉन्ग रह रही है उसको भी बहुत आप कह सकते हो कि उसकी सस्टेनेबिलिटी पर भी काफ़ी चैलेंजेस आपके देखने को मिलेंगे। और जो रिवर्स ओरिजिनेट आपकी ग्लेशियर से होती है, अब ग्लेशियर्स ही नहीं रहेंगे तो रिवर्स ही नहीं आएंगी, रिवर्स ही नहीं वहाँ से ओरिजिनेट होगी, और रिवर्स अगर ओरिजिनेट नहीं होगी तो पानी, फ्रेश वाटर जो सप्लाई है दैट कैन ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो जो ह्यूमैनिटी है लार्ज अगर देखा जाए तो ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, इनके डिस्प्यूट की वजह से जो ओवरऑल इस इलाके में साउथ एशियन जो इलाका है यहाँ पे काफ़ी नेगेटिव मतलब काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो अफेक्ट आपके हो सकते हैं। लो लेवल मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन दीज 2 कंट्रीज, डिमांड फॉर फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी यहाँ मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे आपके ये इनके बीच का कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है, बॉर्डर के अलॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर और बनाते आप जा रहे हो, जिससे बायोडाइवर्सिटी भी अफेक्ट हो रही है, और यू कैन से कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी अफेक्ट आपकी हो ही रही है। फिर जो हैबिटेट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, इकोलॉजी वहाँ की आपकी काफ़ी अधिक अफेक्ट आपकी
हो रही है। सो यहाँ पे लैंड यूज चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन आपको देखने को मिल रहा है। अपर हिमालयन शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ नेचर रिजर्व बाय इंटरनेशनल। ये एक सजेशन आप दे सकते हो कि जो हिमालयन रीजन उसको एक इंटरनेशनल रिजर्व के रूप में या नेचर रिजर्व के रूप में आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, है ना। इंटरनेशनल एग्रीमेंट एक साइन किया जा सकता है जिसमें इंडिया चाइना दोनों आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी ऑफ हिमालयन रिवर कमीशन इन्वॉल्विंग ऑल द हेड वाटर एंड डाउन स्ट्रीम कंट्रीज। एक आप हिमालयन रिवर कमीशन का भी गठन कर सकते हो। ये भी सब बहुत अच्छे सजेशंस है, प्रैक्टिकल सजेशंस हैं। हिमालयन रिवर कमीशन का आप गठन कर सकते हो। तो जो भी ऐसा कोई चेंजेस हिमालयन रीजन में होता है तो वहाँ पे एक बैलेंस किया जा सके, एक स्टेप्स जो है वो आपके लिए जा सके। नेक्स्ट आपका ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, एनवायरनमेंट के ऊपर है और ये एयर पॉल्यूशन से आप इसको लिंक कर सकते हो। ये भी टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 3 के अंदर, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं। हमने इतने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिया है। ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आपके होते हैं और ये जो अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करते हो इसी पर बेस्ड जो एप्लीकेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस एफर्ट। अब देखो एयर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमने बहुत से प्रयास किए हैं, ठीक है। एयर पॉल्यूशन अवेयरनेस बढ़ाना, लोगों के अंदर जो है अवेयरनेस बढ़ाना, क्या उसका इम्पैक्ट हो सकता है उसके बारे में लोगों को जानकारी देना, पब्लिक पॉलिसी फ्रेम करना, है ना। इवन जो बजट एलोकेशन आप कंपेयर करोगे तो बजट एलोकेशन भी बढ़ा है एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 2018-19 से 2020-21 में जो बजट एलोकेशंस हैं ऐसे शहरों पर जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है और आपकी क्लीनर एयर के लिए प्रयास किया जाए, इसके लिए बजट एलोकेशन भी आपका बढ़ा है। उसके बाद कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अगर ये आपका इसका गठन किया गया है। उसके अलावा अगर कोई भी पॉल्यूटर जैसे एयर पोल्यूशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा और तो एनसीआर रीजन में है ना, तो पीनल प्रोविजंस है, ठीक है। पीनल प्रोविज़न उसके लिए है। व्हीकल्स में BS4 से BS6 की तरफ हम मूव कर रहे हैं जिससे कि क्या है कि जो एमिशंस है उस एमिशन को हम रिड्यूस कर सके। ई मोबिलिटी पर, मतलब जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उस पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल्स हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, उसमें हम लोग इंडोर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे जो इसमें जैसे पहले लकड़ी जला के और उस तरह खाना बनाया जाता था, अब गैस सिलेंडर का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कई सारे जो दूसरे सॉल्यूशंस भी हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे स्टबल बर्निंग की जो प्रॉब्लम है पंजाब हरियाणा के लिए, तो पूसा डिकम्पोजर नाम से टॉपिक मैंने आपसे सेपरेटली डिस्कस किया हुआ है। पूसा डिकम्पोजर नाम से हमने ये टेक्नोलॉजी भी बनाई है जिससे कि स्टबल्स वहीं पे डिकम्पोज हो जाएंगे। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लेट मी नो व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ पूसा डिकम्पोजर। तो ये भी एक कदम हमने उठाया है। UNDP का प्रोग्राम, ठीक है। ऑल्सो प्रमोटिंग कई जो स्टार्टअप लेड इनोवेशंस है, जैसे फिल्टरलेस रेट्रोफिट डिवाइसेस फॉर कटिंग पर्टिकुलेट मैटर्स एट द सोर्स इन द इंडस्ट्री। तो कई स्टार्टअप्स आपके आए, है ना। जैसे जो भी इंडस्ट्री है वहाँ से जो धुआं निकलता है और उसमें बहुत से कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो वहीं पे फिल्टर हो जाएं, इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। ऐसे नए स्टार्टअप्स आपके आ रहे हैं। एयर प्यूरिफिकेशन के लिए नए प्रोडक्ट्स आपके आ रहे हैं। कई जो टेक्नोलॉजीज़ हैं इंडोर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वो आपकी आ रही हैं। उसके अलावा एयर पॉल्यूशन इन इंडिया हैज़ न्यूमरस सोर्सेस, और वो ये बहुत अच्छा पॉइंट दिया गया है कि जब हम एयर पॉल्यूशन की बात करते हैं तो उसका एक सोर्स, अगर आपको एक सोर्स पता है कि ये एक सोर्स है तो उस एक सोर्स को आप कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिया में एयर पॉल्यूशन के लिए कंट्रोल करने का जो बड़ा चैलेंज है वो ये है कि जो इनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है सोर्सेस ऑफ पॉल्यूटर्स का, वो डिफरेंट एरियाज़ में है, ठीक है। ह्यूज आपका एरियाज में आपका रहता है। सो यहाँ पे क्या है, एनवायरमेंटल रेगुलेटर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि वो किस तरीके से इस प्रकार के जो इतने सोर्सेस हैं, पॉइंट नॉन पॉइंट सोर्सेस, आप कितने भी सोर्सेस आप देख सकते हो, तो बहुत से ऐसे सोर्सेस जो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में लोकेटेड है, उनको कैसे रेगुलेट आपका करते हैं। इसके लिए आप एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। डिजिटल टेक्नोलॉजी का, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी है, AI का इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना, मॉनिटर करना, रेगुलेट करना के लिए आपका हेल्प करेगी। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। इस तरीके से एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, जियो AI प्लेटफॉर्म।
तो ये ब्रिक क्लिन्स के लिए ये डेवलप किया गया है यूएनडीपी के लिए द्वारा। तो ये एग्जांपल बहुत जगहों पे आप मेंशन कर सकते हो। जियो एआई, अब देखो क्या होता है कि जहाँ पे ईंट की भट्टी जहाँ होती है, अगर आप देखोगे गांव देहाती इलाकों में जाओगे, ट्रेन से जा रहे हो तो देखोगे रास्ते में बहुत सारी ईंट की भट्टी होती है, तो वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कॉज करती है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए ये आपका एक यूएनडीपी के थ्रू ये जियो एआई प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ नॉटिंघम के द्वारा। और है ना, तो एनवायरमेंट रेगुलेटर टू आइडेंटिफाई नॉन कंप्लाइंट, तो ऐसे कोई भी ब्रिक क्लिन्स जो कि एनवायरमेंट रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो इसके थ्रू वो पता चल जाएगा, ठीक है। उसको ऐसे जाके देखना नहीं है एनवायरमेंट रेगुलेटर को, ठीक है। तो ये एक टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हो। कॉम्प्लेक्सिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एयर पोल्यूशन, इंडिया नीड्स कंटेक्स्ट स्पेसिफिक इनोवेशन, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि ये जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सिचुएशन बेस्ड आपका टेक्नोलॉजी और सॉल्यूशन की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशन की तरफ हमें मूव करना पड़ेगा, है ना। चाहे जैसे आप खेत में अगर देखा जाए, पंजाब हरियाणा में अगर आप राइस की उसका स्टबल की बर्निंग कर रहे हो, तो वहाँ पे फिर उसकी स्पेसिफिक सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। अभी दिल्ली में अलग प्रॉब्लम है, जयपुर में अलग प्रॉब्लम होगी, और स्टेट में अलग प्रॉब्लम है, दूसरी जगह कहीं और प्रॉब्लम है, कहीं से मीथेन ज़्यादा रिलीज हो रही है, कहीं से कुछ हो रहा है। तो ये एयर पोल्यूशन के लिए आपको कंटेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ आपको मूव करना पड़ेगा। साथ में प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है। बिजनेसेस एंटरप्राइजेस को कई स्टेप्स आपके लेना चाहिए, जिससे कि उनके द्वारा जो पॉल्यूशन जनरेट हो रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, उसको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका फेसबुक के ऊपर, ठीक है। फेसबुक के ऊपर तो ये मैंने पढ़ाया हुआ है आपको पहले भी। अच्छा, इंडियन एक्सप्रेस का मैंने स्टार्ट किया है, आपका 2 आपके सेशंस हो चुके हैं। 14-15 मिनट्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी उसमें होगी वो कवर्ड हो जाएगा। आप चाहो तो एक बार रात के टाइम 9 PM को आपको आएगा, उसको देख सकते हो। 2 सेशंस ऑलरेडी अपलोडेड है और उसको आप देख के लिख सकते हो जो भी पॉइंट्स आपको रहते हैं। लेकिन ये याद रखना है, 2-2 पेपर्स आपको नहीं पढ़ना। आप में से कई मुझे मैसेज करेंगे, सर इंडियन एक्सप्रेस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप कवर कर दीजिए, तो आई हैव स्टार्टेड टू कवर इट, ठीक है। द कंसेप्ट चैनल पे फिर ये आपका रेगुलर बेसिस पर हुआ करेगा, अभी भी होगा, अभी 9 PM को आज भी होगा, ठीक है। जैसे 10 के सब्सक्राइबर आपके द कंसेप्ट चैनल पे होंगे, वो आप उस पर जाके वो सेशन वहाँ पे होने लग जाएगा, और भी कई सेशंस वहाँ पे होंगे, ठीक है। द कंसेप्ट चैनल का जो लिंक है, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशल क्लास आज आपकी शेड्यूल्ड है 9:30 PM को। उस पर हम mRNA बेस्ड वैक्सीन पर हम डिस्कशन करेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो वैक्सीन है उन पर डिस्कशन करेंगे। बहुत अल्टीमेट डिस्कशन होने वाला है। कल मैंने आपसे डिस्कस किया था चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, इड्सा में आर्टिकल आपका आया था, तो उसको हमने डिस्कस किया था। अभी mRNA वैक्सीन है, और भी ऐसे जो बहुत बर्निंग इश्यूज़ हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये स्पेशल क्लास अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के अंदर होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको अनअकैडमी.com अनअकैडमी लर्निंग आपको डाउनलोड करके UPSC CSC सेलेक्ट करके SP लाइव यूज़ करके उसको आप अनलॉक कर दोगे। अगर जो पहले से जिन्होंने ज्वाइन कर रखा उनको मेरे प्रोफाइल में ये क्लासेस सारी मिल जाएंगी। ये टॉपिक है फेसबुक से रिलेटेड। फेसबुक में लॉ सूट फाइल किया गया है USA की फेडरल ट्रेड कमीशन के द्वारा, ये कहने के लिए कि फेसबुक जैसी जो कंपनीज़ है वो अपने कॉम्पिटिटर को या तो बाय कर लेती है, बरी कर देती हैं, मतलब या तो उसे खरीद लिया या उसे ख़त्म कर दिया, इस तरीके का कदम। तो ये कंपटीशन के खिलाफ है, ये सारी चीज़ें इस पर है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका का केस एक इसमें मेंशन्ड है, ठीक है। कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल आपका है, जो कि जिसने चैलेंज भी फेसबुक के ऊपर एक लेकर आया था, जिसमें जैसे पहला जो इससे पहले का जो इलेक्शन हुआ था उसमें जो भी वोटर्स थे उनसे रिलेटेड डेटा जो है वो शेयर किया गया था फेसबुक के द्वारा। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा उसे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। ये भी कहा गया कि प्रोफाइलिंग की जाती है वोटर्स की, फिर वो जो कैसा क्या सुनना चाहते हैं उनको वही चीज़ बोली जाती है। और मतलब डेमोक्रेटिक जो एक रिचुअल्स या डेमोक्रेटिक लेवल पे जो भी चीज़ें होती हैं उस पर भी मैनिपुलेशन थ्रू डेटा जो कि फेसबुक के थ्रू जनरेट होता है वो किया जा रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे इश्यूज़ आपके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया चाइना के ऊपर है, तो ये हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है। अगर स्पेशल क्लास आप जरूर से देखो, अगर आपने नहीं देखी है, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर, उस पर मैंने हिस्टोरिकल चीज़ें डिस्कस की, कुनलुन और काराकोरम के बीच कैसे चाइना प्रोसीड किया,
कैसे सियाचिन, कैसे पीओके, अक्सई चेन, पूरा हम लोगों ने बहुत डिटेल में, आई थिंक 40-45 मिनट्स का सेशन है, तो पूरा आपको क्लियर हो जाएगा पिक्चर, कभी भी फिर डाउट नहीं रहेगा और आप अच्छा आंसर लिख सकते हो। आज का क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डैम बिल्डिंग अलॉन्ग द हिमालयन रीजन, 15 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। इसका आंसर आप डेली डोज विद s.पांडे टेलीग्राम चैनल पर सेंड करो, जरूर से सेंड करो, ये हैबिट डेवलप आपको करनी है। और एसपी करंट अफेयर्स में ये इसका PDF आपको मिल जाएगा। आपको लाइक जरूर से करना है, शेयर जरूर से करना, लाइक बटन जरूर से प्रेस करनी है। सो आज के लिए इतना ही। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और लेट्स क्रैक UPSC CSC को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।